ये एमसीक्यूज हैं सीजीटी के। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 1 आवर के अंदर जितने हम कर सकें। ठीक है। 137 इसने बोला दो बताओ जिस पे लगेगा, जिस पे सीजीटी होगा। हमने एग्जाम की पूरी लिस्ट पढ़ी है, एग्जाम की लिस्ट याद की है। जो एग्जाम की लिस्ट में है वो एग्जाम है। इसने पूछा चार्जेबल होगा, चार्जेबल मतलब जो एग्जाम की लिस्ट में नहीं है। तो भाई देखो, गिल्ड्स एग्जाम्प्ट होते हैं, आपने सही पकड़ा। मेन रेजिडेंस एग्जाम्प्ट होती है, गाड़ी एग्जाम्प्ट होती है, क्यूसीबी भी एग्जाम्प्ट होता है, पेंटिंग टैक्सेबल है अनटिल एंड अनलेस कि ये बता दे कि कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों 6,000 से कम हो। और मशीन पे अगर चार्जेबल गेन आता है तो टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर मशीन पे लॉस आ जाए तो हमने पढ़ा हुआ है कि हम उस लॉस को जीरो कर देते हैं, उसका अलाउेबल लॉस मशीन के केस में नहीं होता। तो बेहतरीन हो गया। ऑप्शन बी और एफ पे टिक लगाना था, तो हमने लगाया। बेहतरीन, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने अब। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ है, जरा पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट्स मेड बाय एन इंडिविजुअल इज एग्जाम्ड? एग्जाम्ड बताओ, एग्जाम्ड। आइए आपसे पूछते हैं, जरा सोचिए प्लीज, क्या लगता है? बेहतर सर, घोड़ा, ग्रेहॉन्ड, बोट, ये एग्जाम्ड होते हैं, हमें पता है। ये 6,000 से एक चीज ज्यादा है तो ये टैक्सेबल है। 6,000 से एक चीज ज्यादा है चेटल की, तो ये टैक्सेबल होगा। अनकोटेड शेयर्स, अनकोटेड शेयर्स यानी ये क्यूसीबी नहीं है, ये गिल्ड्स नहीं है, ये एनएसएनआई नहीं है, ये आईएसए नहीं है, तो ये एग्जाम नहीं हो सकते शेयर्स। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। माशाल्लाह, यू करेक्टेड करेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा कंपटीशन का। हमने सीजीटी की लायबिलिटी निकालना सीखा था किसी दौर में। ये क्वेश्चन है, compute Neome's CGT liability for the tax year 23-24। ओके फाइन, हम निकालेंगे। पढ़ते हैं, आप ट्राई करना चाहेंगे पहले? Neomi realize a chargeable gain of this much। देखो इतना अच्छा एग्जामिनर है। चार्जेबल गेन, वो जो फॉर्मेट था ना, डिस्पोजल प्रोसीड, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल, नेट सेल प्रोसीड, फिर कॉस्ट, फिर इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज और फिर कैपिटल एक्सपेंस, वो कर करा के इसने चार्जेबल गेन निकाल के दिया है। कितना अच्छा आदमी है, देखो तो सही। चार्जेबल गेन इज गिवन, और जो आइटम है वो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वो चीज है जिसपे 18-28 होता है, राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब देखो, अब नियोमी की टैक्सेबल इनकम इतनी है, पर्सनल पेंशन में इतना कंट्रीब्यूट किया है, ये चार्जेबल गेन है। हमें पता है हमें पहले एनुअल एग्जम्पशन माइनस करनी है, फिर हमने कैपिटल लॉस, अगर कोई कैरी फॉरवर्ड आ रहा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, उसको माइनस करना है। तो ये आ गया 17,700, इसको हम बोलते थे टैक्सेबल गेन, राइट। टैक्सेबल गेन के बाद हम बैंड की वर्किंग कर लेते थे कि बेसिक बैंड में कितनी जगह है। इसको मैं हमेशा ऐसे करता था कि बेसिक बैंड है 37,700 का, और इधर में दो प्लस प्लस बनाया करता था। एक होता था ग्रॉस गिफ्टेड का और एक होता था पर्सनल पेंशन का, याद आया? जी। एक ग्रॉस गिफ्टेड और एक ग्रॉस पर्सनल पेंशन का। इस केस में पर्सनल पेंशन गिवन है, 2,000 नेट है, 100/80 करके इसको ग्रॉस अप करा, क्या आया? 2500। 2,500 से बैंड की लिमिट इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई? 40,200 हो गई। और टैक्सेबल इनकम यूज करती है, इसको कंज्यूम करती है। डायरेक्ट टैक्सेबल इनकम दिया हुआ एम्प्लॉयमेंट इनकम वगैरह देता होता है, तो हम पर्सनल अलाउंस को माइनस कर लेते हैं, याद आया? जी। तो अनयूज्ड कितनी जगह बाकी है? 10,500। जो जगह बाकी होती है बेसिक बैंड में, बेसिक बैंड में अनयूज जगह जितनी होती है उस पर मिनिमम रेट लगता है। मिनिमम रेट इज 18%। और ये टैक्सेबल गेन 17,700 का है। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो क्या है? 7,000। 7,200। इस पे 28% लगेगा। और लाइबिलिटी पूछा है, तो ये आ गई सीजीटी की लाइबिलिटी।
रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है कि इसमें पीओए का एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, वो फार्मूला माइनस करने के बाद सीजीटी का पेएबल आता है, लेकिन यहाँ पे हमसे रिक्वायरमेंट जो है वो सीजीटी की लायबिलिटी है, तो बस हम यहाँ पे ही रुकेंगे। यानी 18% निकाला है इसका, कुछ आएगा। और 18% is 270. बस फाइनल आंसर Final answer is 2286. क्यों? 10,500 का 18%। Oh, it's 1890. हाँ, और ओवरऑल आंसर 3906 आ रहा है। चेक कीजिए, कोई मसला है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, वो देखते हैं। सेम ही ट्रीटमेंट है, कोई फर्क नहीं, कुछ देखते हैं कि आपका आंसर उसका क्या आता है। लेट्स सी। द क्वेश्चन इज एट योर स्क्रीन। आई नीड सीजीटी पेएबल प्लीज। किचन का हॉलीडे विला है। हॉलीडे विला मतलब ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है ना, रहने की जगह है। रहने की जगह है तो बेसिक बैंड में जितनी जगह होती है उस पे अनयूज जितना बेसिक बैंड होता है उस पे 18, और रिमेनिंग पे यानी एक्सेस के ऊपर 28 होता है। खत्म, राइट। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? GAVE गेव, गेव मतलब वाइफ को दिया है। अब जैक्सन ने वाइफ को दिया, हस्बैंड वाइफ को दे, तो ये नो सीजीटी, कोई सीजीटी अराइज नहीं होगा। वाइफ के लिए जो हस्बैंड की कॉस्ट है वही कॉस्ट कंटिन्यू होती है, ये हमें पता है। अब वाइफ निकली बेवफा। बेवफा वाइफ ने क्या किया? इसको आगे बेच दिया। तो वाइफ के लिए, सोफी के लिए ये डिस्पोजल प्रोसीड हुआ 159 का। ये मेन रेजिडेंस नहीं है, मेन होम नहीं है। अगर ये लिख देता कि ये मेन होम है और ये पूरा क्वेश्चन ऐसा ही होता और मेन होम होता तो आंसर 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि मेन रेजिडेंस पे सीजीटी नहीं होता, मेन रेजिडेंस एग्जेम्प्ट होती है, हमें ये याद है। अब वाइफ के लिए क्या होगा? कॉस्ट टू हस्बैंड ही हम लेके चलेंगे ना। वाइफ के केस में हस्बैंड की कॉस्ट ही लेते हैं। तो हस्बैंड अंकल ने 115 का विला खरीदा था, खलास। चार्जेबल गेन आ गया 44,000। यहाँ तक कोई तकलीफ? No, sir. एनुअल एग्जाम्शन, कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। एनुअल एग्जाम्शन 6 ही होती है। कैपिटल लॉस पिछले साल से कितना आ रहा है? 4,300 का तशरीफ ला रहा है। मेरा टैक्सेबल गेन कितना आया? 33,700. अब बेसिक बैंड में कितनी जगह बाकी है? 37,700 का बेसिक बैंड है। ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन क्वेश्चन में है नहीं। टैक्सेबल इनकम कितनी है? टैक्सेबल इनकम सर 60,000 है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब 0। अनयूज जगह बाकी नहीं है। राइट और रॉन्ग? Right. जगह बाकी नहीं है तो जितना भी टैक्सेबल गेन है उस पे हायर रेट यानी 28% लगेगा। खत्म, खलास। आंसर इज 9436 एंड दैट्स इट। ये आ गई सीजीटी की लायबिलिटी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई होगी तो अब इसको देख लीजिए। याद आ गया? जी, sir. ओके। क्या आंसर आएगा? 94। Yes. कुछ लिखना है तो लिखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्वेश्चन इंशाल्लाह आपका सही होगा, आई होप इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 144 कैप्लान इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। फर्स्ट राइट। क्या? देखो सर, ये एम्प्लॉयमेंट इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो इसमें से 12,570 का पीए माइनस। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं किया था? वहाँ टैक्सेबल इनकम थी, यहाँ टैक्सेबल इनकम नहीं थी। मजाक किया, मस्ती की, तो टैक्सेबल इनकम पहले निकाली। कितनी आई? Taxable income is 3430. 34। 30,430. ओके, लाइक दिस। हाँ,
चार्जेबल गेन मेरे पास दिया हुआ है और ये अदर्स हैं, क्योंकि हम जिन तो है नहीं कि हम वास में रहेंगे, हम इंसान है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है ये। जिन रहता है वास में, इंसान थोड़ी रहता है। चार्जेबल गेन अदर्स का दिया हुआ है 11,700। एनुअल एग्जेम्पशन 6,000 होती है। कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड है नहीं, तो टैक्सेबल गेन कितना आया? 5,700। अब हमारे पास बेसिक बैंड जो है वो 37,700 का, कोई प्लस प्लस वाली दोनों चीजें नहीं है। टैक्सेबल इनकम 30,430 गई, तो अनयूज कितना बचा? 7,270। 7,270 तक की जगह है। मेरा टैक्सेबल गेन इसके अंदर कवर होगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हो जाएगा, तो मिनिमम रेट लग जाएगा, अदर्स का मिनिमम 10%। 570, ऑप्शन सी फॉर बिली। बिली मीन्स कैट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, इसके बाद आते हैं आगे। हस्बैंड वाइफ वाला केस आपको याद हो, ये क्वेश्चन को जरा रीड करिए। बोलने वाले ने बोला क्या है? September 2016 OT question. Which of the following cannot be achieved as a direct result of using this type of tax planning? क्या काम अचीव नहीं कर सकते हम, अचीव नहीं होगा? अच्छा भाई, putting an asset into joint names with spouse or partners, civil partners, prior to asset disposal can be sensible capital tax planning. बिल्कुल सही है। देखो, अगर हस्बैंड जो है वो हायर बैंड वाला है, यानी उसकी बेसिक बैंड में जगह बाकी नहीं है, हायर या एडिशनल वाला है, यानी बेसिक बैंड उसका यूज हो चुका है, तो उसको 20% पे या 28% पे टैक्स देना होता है। अगर वो क्या करें, अपनी प्रॉपर्टी का शेयर यानी ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या कर दे, वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दे, तो क्या होगा? वाइफ होम मेकर हो यानी हाउस वाइफ हो, और उसका बेसिक बैंड जो है वो अनयूज्ड पड़ा हो, तो वाइफ जितना अनयूज्ड है उस पर 10% या 18% टैक्स देगी। तो ऑनरशिप ट्रांसफर करेंगे या उसको 50% ऑनर यानी उसको ऑनरशिप में हिस्सा दे देंगे, तो आधा गेन वाइफ के पास चला जाएगा, जिसमें मिनिमम रेट अप्लाई होंगे अगर वाइफ जो है वो होम मेकर है। तो बात समझ आई? जी सर। तो अगर अपने नाम पे रखोगे तो सिर्फ एक ही एनुअल एग्जेम्पशन मिलेगी। वाइफ के नाम और अपने नाम रखोगे, ज्वाइंट रखोगे तो जिस तरह प्रॉपर्टी इनकम में पढ़ा था, वॉट एवर द कैपिटल गेन इज, 50-50 का रूल याद है? कोई सा भी गेन होगा वो आधा हस्बैंड के पास रह जाएगा और आधा जो है वो वाईफाई के पास चला जाएगा। वाईफाई की अपनी एनुअल एग्जेम्पशन होगी, आपकी अपनी एनुअल एग्जेम्पशन होगी। तो ये तो बात सही है, ये तो होगा कि हमें डबल एनुअल एग्जेम्पशन मिल जाएंगी, हमारे सीजीटी की अमाउंट भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डबल एनुअल एग्जेम्पशन मिलेगी और वाइफ अगर होम मेकर है तो डेफिनेटली उसके बैंड्स के रेट्स कम होंगे, तो हमारे पास ये भी होगा। वाइफ अपना कैपिटल लॉस क्लेम करेगी, हम अपना कैपिटल लॉस, डबल डबल कैपिटल लॉसेस भी क्लेम होंगे। यानी टैक्स प्लानिंग, हस्बैंड का ऑनरशिप ट्रांसफर करना वाइफ के नाम पे ए, सी और डी को तो ट्रिगर करता है, लेकिन सीजीटी की ड्यू डेट क्या पड़ी है? 30 मुबारक दिन, सर की बर्थडे का दिन, 31 जनवरी 25 इज द ड्यू डेट फॉर द सीजीटी। कभी ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड अगर वाइफ के नाम कोई एसेट कर दे तो सीजीटी की डेट गवर्नमेंट बदल देगा, आहा इतना अच्छा शोहर अपनी बीवी के नाम पे एसेट ट्रांसफर कर रहा है, तेरे को 2 महीने की रियायत देते हैं, 2 महीने बाद टैक्स पे करना है। ऐसा कुछ ना हमने पढ़ा है, ना ऐसा कुछ होता है। सीजीटी की डेट बदलती नहीं है। तो ये है 142 का आंसर, ऑप्शन बी फॉर बिल्ली। एनी प्रॉब्लम? का आंसर आपने कहा A and D, and it's a good news. A and D are the correct answers. MashaAllah, very nice. That's good. Next question is going to appear at your screen now. Question number 144. Painting yani chattels. शाबाश,
वो जो 4 बॉक्सेस थे, याद है? 6000 से जी। दोनों कम हो तो एग्जाम, 6000 से दोनों ज्यादा हो तो नॉर्मल वर्किंग, एक चीज 6 से कम हो, एक चीज 6 से ज्यादा हो। तो इसकी हमने 2 सिनेरियोज देखे हुए थे, भले आपको याद होने चाहिए, याद नहीं है तो उसको देखते हुए थोड़ा सा रिवाइज मारो और मुझे इसका आंसर चाहिए प्लीज। और Mashallah, 100% right answer, which is 2000. But the thing is, I will say again and again and again and again कि ये जो 4 बॉक्सेस हैं ये पेपर में गिवन नहीं होंगे, तो we must better to memorize them, right? यस सर। Okay. Next question is coming up at your screen right away. ये था 144, तो अब आएगा 145. 145 is at your screen now. अलाउेबल लॉस निकालना है, क्या निकालना है? अलाउेबल लॉस। तो अब क्या सीन होगा, आप करेंगे पहले फिर बताएंगे हम। यल्ला स्टार्ट। 145, I guess. Yes, we have 145 in front of us. क्वेश्चन ने बोला अलाउेबल लॉस निकालो, हमने क्वेश्चन पढ़ा एंटी ग्लास वाश, वाश इज अदर्स। अब लॉस है, लॉस पे तो परसेंटेज लगती नहीं है तो टेंशन कोई नहीं। लीगल फीस 800, परचेज कितने का, लीगल फीस दी। मार्केट फॉर एंटीग्वास हैज सिंस स्लम्प्ड, मार्केट गिरी है और इसने बेचा है, डिस्पोजल प्रोसीड किया है 5500 का, और इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ सेल है विच इज ऑक्शनर फीस 300 की, यह आ जाएगा 5200। एम आई राइट? राइट। नेट सेल प्रोसीड्स, कॉस्ट माइनस होती है कैपिटल एक्सपेंसेस, अब वास में तो कोई कैपिटल एक्सपेंस है नहीं, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस होती है, तो कॉस्ट इज 22,000, इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज वाज 800, अलाउेबल लॉस कितना आया, कितना है? 17,600। हाँ, 17,600। आपका यही आया था। नहीं, 16,000। ओके, अब ये फाइनल आंसर है कि नहीं है, ये मालूम करते हैं। अब ये गलत किया है मैंने, ठीक है, इसमें क्या गलती की है? इसमें गलती वही करेगा जिसको वही चैटल्स का बॉक्स याद नहीं होगा। देखो, बात समझो, कॉस्ट 6000 से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस 6000 से कम है, ये क्या हमारा एक रूल नहीं था कि जिसमें हम डिस्पोजल प्रोसीड को डीम प्रोसीड बना देते हैं, याद आ रहा है? जी। और डीम प्रोसीड कितनी हो जाती है, 6000, रिमेम्बर और नो? यानी इसको यस सर। हमने 6000 करना है डीम प्रोसीड्स, और आंसर आ जाएगा इतना, थोड़ा सा बदलेगा लेकिन थोड़े से के चक्कर में ऑप्शन पूरा बदल जाएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था चैटल्स का, इसका आंसर 17,100 आना है, विच इज ऑप्शन सी। अब ये याद रहेगा। जी। यानी देखो, जब आपको ये एंटीक्स नजर आते हैं या पेंटिंग नजर आती है ना, तो आपने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपके जहन में हमेशा चैटल्स के 4 बॉक्स होने चाहिए। जब भी आप एंटीक्स को देखो, या जब भी आप किसको देखोगे, जब भी एंटीक्स का क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन किस चीज का होगा, पेंटिंग वगैरह का, मूवेबल आइटम का होगा, तो आपके जहन में पहले ये बॉक्स आएगा। कौन सा वाला बॉक्स आएगा जो हमने सीखा हुआ है, जिसको हम चैटल्स का बॉक्स बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। शाबाश, स्टार्ट कीजिए। ओके। चार्जेबल गेन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 17,400। चार्जेबल गेन दिया हुआ है, कैपिटल लॉस इतना है, अनयूज इतना है, वगैरह वगैरह। चार्जेबल गेन है और ये कैपिटल लॉस है, ये इसी साल का लॉस है ना,
चार्जेबल गेन और कैपिटल लॉस, यानी एक एसेट में गेन हुआ है, एक एसेट में लॉस हुआ है। इसको हमने क्या पढ़ा था, एक एसेट में गेन है, एक में लॉस है, एक में गेन है, इन सबको नेट ऑफ करते हैं तो नेट चार्जेबल गेन आ जाता है विच इज कमिंग 7,300। फिर हमारा रूल है पहले एनुअल एग्जेम्पशन और फिर कैपिटल लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड जो होगा वो, राइट। एनुअल एग्जेम्पशन गई 6,000, पिछले साल से लॉस आ रहा है 5,300 का, तो आंसर नेगेटिव में कितना आया? 4,000. तो ये 4,000 क्या, टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टैक्स ईयर विच इज गोइंग टू बी 24-25। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? पढ़ा था कि जब इंटेंजिबल एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होता है, डिस्पोजल प्रोसीड और कॉस्ट, और कॉस्ट निकालने के लिए एक वर्किंग एक फार्मूला बताया था। वो फार्मूला क्या था, याद करते हैं कि इंटेंजिबल एसेट यानी कॉपीराइट पेटेंट वगैरह की कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट मल्टीप्लाई रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ, रिमेंबर और नो? Yes, sir. Now can you try the question please? हमको याद होगा तो 16,200, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट कि 16,200 इज द राइट आंसर। बस इंग्लिश का मसला है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो भाई, डिस्पोजल प्रोसीड 28,800, 28,800 है। कॉस्ट का कोई मसला नहीं है, कॉस्ट इज 21,000 मल्टीप्लाई डिवाइड 2024 में खरीदा था और अप्रैल 2024 में बेचा है, मार्च 24 में, अप्रैल 18 में खरीदा था, तो ये कितने साल यूज हुआ है? 19, 20, 1, 2, 3, 4, कितना कितना 6 यूज, years. यानी टोटल लाइफ गिवन है। यानी जब खरीदा था उस वक्त अनएक्सपायर्ड लाइफ, खरीदते वक्त अनएक्सपायर्ड लाइफ मींस टोटल लाइफ 15 इज द टोटल लाइफ। यूज कितना किया हमने? 6 years, माशाल्लाह। तो रिमेनिंग या अनयूज कितना रह गया? 9। Yes. तो 9/15 आपकी कॉस्ट आई होगी 12,600 एंड फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फॉर बिल्ली, बिल्ली यानी कैट। एनी प्रॉब्लम? जी करेक्ट। नहीं सर, प्रॉब्लम. Next question is going to come up at your screen right away. And this question is hectares of land. जब भी लैंड और हेक्टर्स और 10 एकड़ और 2 एकड़ और 4 एकड़ इतनी बेची इतनी रख ली, तो हमारे जहन में एक चीज आती है जिसका नाम था पार्ट डिस्पोजल। और पार्ट डिस्पोजल में कॉस्ट निकालने का, कॉस्ट या इंसिडेंटल कॉस्ट ऑफ परचेज निकालने का एक फार्मूला था, वो था A/A+B। ए का मतलब होता था डिस्पोजल प्रोसीड और बी का मतलब होता था मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग पार्ट, राइट और रॉन्ग? राइट. राइट। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा हमने, इसने बेचा जमीन, ओके, 30 हेक्टर्स खरीदी थी इसकी। क्यों खरीदी इसने? खरीदी भाई, इतने की खरीदी थी। 1 March 18 ही सोल्ड। 1 मार्च का मैंने क्या करना है? 2018, मेरा टैक्स ईयर है कौन सा? 23-24, राइट। और 23-24 की ड्यू डेट होती है 31 जनवरी 25, राइट। तो मुझे ये तो राइट. किया कि मेरा आंसर बी और डी में से एक है, सुभान अल्लाह। ए और सी तो गलत है, ये तो कंफर्म हो गया। एम आई राइट? राइट. अब आ जाओ, बी और डी में कौन है? अब देखो, 1 जनवरी 24 इसने बेची है, डिस्पोजल प्रोसीड्स 425,600। कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो ये रिमेनिंग पार्ट है ना, इट इज द रिमेनिंग पार्ट। तो पहले फर्स्ट पार्ट की कॉस्ट क्या थी, यानी जो इसने 1 मार्च 18 को बेचा था उसका कॉस्ट एलोकेट क्या हुआ था वो देखना पड़ेगा ना। कॉस्ट थी 3 लाख की, जो बेचा था वो कितने का बेचा था? हेक्टर्स 1.5 लाख का बेचा था, सेलिंग प्राइस आ गई, और रिमेनिंग की मार्केट वैल्यू इज 250। खलास, कितनी आई? कॉस्ट 112,500. कॉस्ट एलोकेटेड टू 10 हेक्टर्स ना, जो पहले बेच दिए थे, कितना है? 112,500. एक बात सुनो,
300,000 की टोटल कॉस्ट है। जो पार्ट पहले पास्ट में बेचा था उसको एलोकेट हुई थी 112,500। तो जो रिमेनिंग है उसकी कॉस्ट क्या हुई? 300 में से एलोकेटेड कॉस्ट हटा दो, तो जो रिमेनिंग है वो हमारे जो हम भी बेच रहे हैं उसकी है कि नहीं? जी 187,500। तो क्या आएगा? डेट ये है, अमाउंट ये है। तो डेट और अमाउंट मैच कहाँ हो रही हैं? ऑप्शन डी फॉर डोनाल्ड। एनी प्रॉब्लम? नो। में जो मिस्टेक हुई है ध्यान से देखिए। राइट का है और यू करेक्ट द आंसर ऑलरेडी 13,284 which is option D for duck and you are absolutely correct माशाल्लाह। अब ये याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। डिस्ट्रक्शन पढ़ा था, याद है? जी क्वेश्चन पढ़िए पर हुआ क्या है इसको हम साथ करेंगे। डिस्ट्रॉय हुआ है भाई एसेट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Luchi purchased a freehold warehouse on 24 November for 52,000. On 30th June the warehouse में लगी आग। अल्लाह अकबर। और लुटी को मिला इंश्योरेंस प्रोसीड्स। उस पैसे को इसने खर्च किया और रिप्लेसमेंट वेयरहाउस खरीदा। हमने जो पढ़ा हुआ है कि भाई डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय हुआ, डिस्ट्रॉय के बाद इंश्योरेंस मिली, इंश्योरेंस के पैसे को री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्टमेंट की, और फुल के पार्शल ये देखना पड़ेगा। इंश्योरेंस से कितना मिला था? 71, और इसने 64 लगाया है। इसका मतलब ये पार्शियल री इन्वेस्टमेंट है। एम आई राइट और रॉन्ग? अब पार्शियल री इन्वेस्टमेंट है तो कैसे करते हैं? याद करते हैं वो वक्त जो हमने पढ़ा था। देखो भाई, पूछा क्या है? डेफर होगा, ये होगा, वो होगा। बेस कॉस्ट बताओ नए वेयरहाउस की। नए वेयरहाउस की बेस कॉस्ट हमने सीखा है ये कि एक एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, दूसरा एसेट हमने रिप्लेसमेंट में लिया, पार्शियल री इन्वेस्टमेंट की। तो हम क्या करते हैं? दूसरे एसेट की हम बेस कॉस्ट निकाला करते थे। याद आ रहा है? जी सर। तो कैसे निकालते थे? बेस कॉस्ट का फार्मूला था, याद करो। इस केस में कॉपी में देखो, घुमाओ जरा। क्वेश्चन है, एसिड डिस्ट्रॉय हुआ है, सबसे पहली बात हमें पता है एसिड डिस्ट्रॉय हुआ है, तो इंश्योरेंस से पैसे मिले हैं। दूसरा एसेट खरीदा है लेकिन दूसरे एसेट ने पार्शियल इन्वेस्टमेंट की है। तो बेस कॉस्ट निकालने का फार्मूला जो हमने सीखा था वो ये फार्मूला था, कॉस्ट ऑफ रिप्लेस एसेट माइनस डेफर्ड गेन। और डेफर्ड गेन ऊपर हमने इसका फार्मूला भी लिख दिया। हम चीजें पुट करते हैं। कॉस्ट ऑफ रिप्लेस एसेट, रिप्लेस एसेट कितने का खरीदा? 64,000 का खरीदा, राइट? राइट। डेफर्ड गेन निकालने का फार्मूला क्या था? इंश्योरेंस से कितने पैसे मिले जरा देखिएगा? 71,000। 71,000। जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 52,000। और चार्जेबल गेन ऑफ डिस्ट्रॉयड एसेट कैसे निकालें? तो जो डिस्ट्रॉयड एसेट है, नॉर्मली अगर फुल री इन्वेस्टमेंट होती है तो उस पर नो गेन नो लॉस होता है, याद है? अगर फुल री इन्वेस्टमेंट होती है तो डिस्ट्रॉयड एसेट पे कोई गेन या लॉस नहीं होता। लेकिन अगर पार्शल होती है तो अमाउंट जो जेब में रख ली, कल भी बताया था, अमाउंट नॉट री इन्वेस्टेड जो होती है, जो पैसे जेब में रख लेते हो, वही हमारी चार्जेबल गेन की अमाउंट होती है डिस्ट्रॉयड एसेट के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। 671 का बेचा, 71 इंश्योरेंस से मिला, 64 का दूसरा इन्वेस्ट किया, कितना पैसा जेब में रखा? 7,000। 7,000। तो 7,000 इज द चार्जेबल गेन ऑफ डिस्ट्रॉयड एसेट। याद आया? जी सर। तो डेफर्ड गेन कितना आ गया? 71 माइनस 52 माइनस 7, इट्स 12,000।
12,000 को मैं यहाँ लिखा, यहाँ 12,000 लिया फार्मूले के अंदर, बेस कॉस्ट कितनी आ गई? 52,000. ऑप्शन इज, B. समझ आया? जी. लीजिएगा प्लीज। 151, इसमें क्या हुआ? डैमेज हुआ। अब डैमेज और डिस्ट्रक्शन में फर्क है। डैमेज में क्या होता है? आपका एसेट डैमेज हुआ, ब्लैक कलर से देखो लिखा है डैमेज हुआ, यही मैंने लिखा हुआ है। इंश्योरेंस से पैसे मिले, अब उस पैसे को रिस्टोर, एसेट को सही करने में इस्तेमाल किया सारे का सारा। और हमारे सिलेबस में डैमेज के केस में फुल अमाउंट रीस्टोर पे खर्च होगी, पार्शियल नहीं होगी। ठीक हो गया? अब जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक चीज हमने खरीदी थी 73 की, इंश्योरेंस इतनी मिल गई, और देखो फुल अमाउंट, देखो जो इंश्योरेंस मिला उससे ज्यादा ही पैसा आपने लगा दिया, मींस इज अ फुल अमाउंट यूज इन रिस्टोरेशन, राइट? जब आपका एसेट Right. डैमेज होता है, डैमेज नॉट डिस्ट्रॉयड, डैमेज होता है और आप उसकी रिस्टोरेशन पे 100% पैसा लगाते हो या उससे ज्यादा लगाते हो, तो जो डैमेज एसेट है उस पर तो आपको कोई गेन या लॉस नहीं देना, इंश्योरेंस प्रोसीड पे कोई गेन लॉस नहीं देना। जो रीस्टोर्ड एसेट है उसकी बेस कॉस्ट निकालते हैं, और उसका फार्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट। ये एसेट सच्ची मुच्ची में रियल में कितने का खरीदा था? तो रियल में ये एसेट 73,000 का खरीदा था। रीस्टोर पे कितना पैसा खर्च कर रहे हो? सर रिस्टोरेशन पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इंश्योरेंस से कितना मिला था? सर इंश्योरेंस से इतना मिला था। कहानी खत्म हो गई, बेस कॉस्ट आ गई, कितनी आई? 77,500। 77. ये डिस्ट्रक्शन नहीं है, ये है डैमेज। गॉट माई पॉइंट? Yes. तो लिखिएगा प्लीज, दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। कहता है गिफ्ट किया, गिफ्ट किया है चार्जेबल गेन, बताओ। गिफ्ट किया है चार्जेबल गेन, बताओ। ठीक है, बताते। 10,000 शेयर्स अपनी बेटी को गिफ्ट करे, अच्छी बात है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया, बेटी को गिफ्ट करना चाहिए, बहुत अच्छा आदमी है, जबरदस्त, बेहतरीन। अब बेटी को गिफ्ट किए, उसने प्राइस इतनी अजीब तरीके से लिखी हुई है, अच्छा ठीक है, खरीदे थे इतने। अब हम शेयर्स में हमें पता है सेम डे, फॉलोइंग 30 डेज और पूल, ये इंडिविजुअल है इसलिए ना, कंपनी होती है तो प्रीवियस 9 डेज होते हैं और इंडेक्सेशन भी होती है। अब इसने जो एक ही खरीदे हैं बस ना, यानी सेम डे ये वो, यानी ये तो मैचिंग हम उस वक्त करते हैं जब हमने एक से ज्यादा एक्विजिशन की होती हैं। एक खरीदा, दूसरी बार खरीदा, तीसरी चौथी, अब इसमें तो एक ही बार खरीदा है और उसमें से ही बेटी को दे रहा है, तो सिंपल एंड इजी, राइट? Right. अब मार्केट वैल्यू जब भी गिफ्ट का केस होता है, तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 किया था हैंड आउट का, जब उसने बहन को कोई चीज गिफ्ट की थी, तो मैंने कहा था जब गिफ्ट होगी, गेव का वर्ड होगा, तो हम मार्केट वैल्यू से चलते हैं, रियल सेलिंग प्राइस से नहीं चलते। अब वो फ्री में हो या मार्केट से कम का पैसा हो, गिफ्ट के केस में हमेशा हम मार्केट वैल्यू से चलते हैं। मसला ये है, सर कॉस्ट है $4,000, ये $4,000 15,000 शेयर्स की कॉस्ट है। इसने बेटी को 10,000 दिए हैं, तो सर कॉस्ट को तो हमने इजीली अपोर्शन कर लेना है, हम लोग जुगाड़ी बच्चे हैं, ये कॉस्ट तो हम 2 मिनट में निकाल देंगे आपको। 2667, नो प्रॉब्लम। सर ये 10,000 शेयर्स हैं, इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकालें? तो याद है इस तरह का मैंने क्या बताया था? 120 Average. है। मैंने कहा था पेंस पे नहीं, डॉलर पाउंड में वर्किंग करना और एवरेज कर लेना। कैसे? हायर जो हो, जो हायर हो उसको लेना, 1.36 प्लस लोअर लेना और डिवाइड बाय 2 कर देना, ये जो एवरेज होके आएगा ना, इसी को हम मार्केट वैल्यू बोलेंगे। ये याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा? जी सर, जी सर. याद आया? पक्की बात है? जी सर. ओके, 12,800 माइनस दिस। गिफ्ट के केस में हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी होती है, भले उसने, एक क्वेश्चन मेरा हैंडआउट में था, उसने मार्केट से कम दिए थे पैसे, तो हमने मार्केट वैल्यू ही ली थी, तो हमें गिफ्ट के केस में हमेशा मार्केट वैल्यू लेनी होती है। एसेट की मार्केट वैल्यू गिवन होती है, शेयर के केस में मार्केट वैल्यू हम इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, नोट कीजिएगा प्लीज। देखिए इस क्वेश्चन में चार्जेबल गेन निकालना है, ठीक है? पहला है गिल्ड्स। हाँ, गिल्ड्स को देखा, दिमाग में वो ब्लू बॉक्स यानी एग्जाम की लिस्ट याद हो गई कि
हमारा क्या है, एग्जेम्प्ट होता है गिल्ड्स, तो एग्जेम्प्ट है खाली वल्ली, गिल्ड्स को बाहर कर दिया, राइट। फिर आते हैं नंबर 2 पे। इसने क्या किया, बहन को बेचा 7,000 का, मार्केट वैल्यू थी ये। अब बहन को मार्केट वैल्यू से सस्ता बेचा, तो इसको बोलते हैं ना सेल एट अंडर वैल्यू। सेल एट अंडर वैल्यू इज ऑल्सो अ गिफ्ट, राइट और रॉन्ग। ये गिफ्ट की Right. टाइप है, और जब भी गिफ्ट होता है तो हमारी वर्किंग मार्केट वैल्यू से शुरू होती है। मार्केट वैल्यू इज 12,300, और कॉस्ट कितनी आएगी? Cost 8,000. कॉस्ट देख लेते हैं। कॉस्ट आएगी 8,000। ओके, आंसर इज 4,300. B for ball. Any problems? No, So no note कर problem. before, ये मैचिंग ऑर्डर को आइडेंटिफाई करने का है। देखो, इमली, 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 एमली, समथिंग लाइक दैट, इट्स एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल बोले तो मैचिंग कैसे होती है इंडिविजुअल की? मैचिंग ऑर्डर क्या होता है, सेम डे, अगले 30 दिन, फॉलोइंग 30 डेज, और फिर होता है पूल, राइट। Right. बेचा कब है? 1st October. क्या सेम डे में कुछ मैच होगा? G. क्या? कितना? 2000. 2,000 शेयर ऑन 1 अक्टूबर, ये हो गए सेम डे में। फॉलोइंग 30 डेज यानी अगले 30 दिन में कोई मैच होगा? 9. अगले 30 दिन सेल्स Oh, acha, yes. Purchases of 3,000. Number of shares 3,000. 3,000 शेयर ऑन 23rd of October, और इसके बाद जो बचता है वो सब पूल में होता है, यानी कहाँ से? 22 and 2,000, right? Yeah, 20,000. थर्ड मैचिंग कहाँ से होगी? I think 50,000 आएंगे, right? शेयर्स फ्रॉम पूल 15,000, ये आपने सही निकाला। कैसे आया सर? 20,000, 20,000. 2,000 और 3,000 मैच हो चुके थे, तो 15,000 मैच करना बाकी है, विच इज गोइंग टू बी फ्रॉम द स्विमिंग पूल। ये हो गया खलास, ये इतना मुश्किल नहीं था। एनी प्रॉब्लम्स? 155, मिस एस अ हायर रेट टैक्स पेयर सोल्ड शेयर्स बनाना लिमिटेड ट्रेडिंग कंपनी रियलाइज अ गेन, चार्जेबल गेन हमें बता दिया है, इसकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, 39,000। और ये शेयर्स इसने जुलाई 2020 में खरीदे थे, कभी भी कंपनी में जॉब नहीं करी है, और इससे पहले कोई शेयर्स बेचे नहीं है। और क्या करें, चार्जेबल गेन है, एनुअल एग्जम्पशन माइनस कर देते हैं, कितनी होती है? 6,000। कितना आंसर आता है? 33,000. 33,000 आता है। इसको हम क्या बोलते थे? टैक्सेबल गेन। ठीक है। अब जी. और कोई इनकम इसकी है नहीं। हम लोग एक छोटी सी बात याद करते हैं। देखो, कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी, मैं लिख देता हूँ। अनकोटेड हो, अनकोटेड कंपनी के शेयर्स हों, अनकोटेड कंपनी के शेयर्स हों, परचेज करे हों हमने ऑन या आफ्टर 17 मार्च 2016, होल्ड किए हों हमने 3 साल, यानी 3 साल रखे हों, और उस कंपनी में हम कभी भी एम्प्लॉई ना हो। ये चारों की चारों कंडीशन अगर मैच हो जाती हैं शेयर्स में, तो फिर रूल क्या होता है, फिर हम बेसिक बैंड के अनयूज पे कितना परसेंट, 10, और बाकी पे कितना होता है, 20, ये रूल अप्लाई नहीं करते थे। ये रूल को हम भूल जाते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा गेन उठाते हैं, ठीक है, अप टू, अप टू 10 मिलियन
10 मिलियन पाउंड तक के गेन पे, अप टू 10 मिलियन पाउंड तक का गेन हम अप्लाई करते हैं मिनिमम परसेंटेज बस। जैसे 33,000 है, अप टू 10 मिलियन वाला है, 10 मिलियन तक हमारी परसेंटेज जो है वो 10% रहेगी। अगर शेयर्स आपने बेचे और वो शेयर्स जो हैं, देखो अनकोटेड कैसे पता चला, लिमिटेड है, पीएलसी नहीं है, तो पहली कंडीशन ओके हो गई। खरीदे कब थे, खरीदे कब थे, देखो जुलाई 2020 में, इसके बाद खरीदे थे, जुलाई में खरीदे, जुलाई 20 से फेब 24, डेफिनेटली 3 साल से ज्यादा रखे, और एम्प्लॉई नहीं है, इसका मतलब चारों कंडीशन मीट हो गई, तो हमने बैंड्स को इग्नोर किया, बैंड्स को इग्नोर किया, और अप टू 10 मिलियन तक हम 10% जो है वो ही लगाएंगे, तो इसका आंसर 3,300 आएगा, और यही इन्वेस्टर रिलीफ कहलाता है। इसमें कोई प्रॉब्लम? No, sir. तो लिखिएगा, इसको हम इन्वेस्टर रिलीफ बोलते हैं, ठीक है। चलो, जी इस क्वेश्चन में क्या सीन है, आपको निकालनी है, बतानी है ड्यू डेट, ड्यू डेट और कैपिटल गेन्स पेएबल देयर ऑन, ओके, दो चीजें बतानी। हमारा डिस्पोजल इस दिन है, ये दिन कौन से टैक्स ईयर में आता है? 23-24 में। 23-24 के लिए जी डेट 31 जनवरी 25 ही होती है कि नहीं होती? जी ये इसकी बड़ी मेहरबानी है कि ये इस तरह से करके हमें बताता है, तो हमें ड्यू डेट क्योंकि याद होती है, अपने टैक्स ईयर की तो पीछे वाले टैक्स ईयर की तो हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन ये तो अपना ही टैक्स ईयर है, तो मसला ही कोई नहीं हुआ। तो हमने सीधा सीधा पकड़ लिया कि बी और डी में से एक आंसर है, ठीक है, यानी अगर हम भूल भी जाए पेपर में तो तुक्का लगाने में थोड़ी सी सहूलत हो गई है। वो कौन बनेगा करोड़पति में था ना, कि दो ऑप्शन हटा दो, तो दो हटा दिए, अब दो में से एक लगाना है, तो बी और डी में से एक आंसर है, ठीक है। बिफोर वी डू, बिफोर आप इसको करें, मैं अगर ऐसे ही आपसे पूछूं अब तुक्का मारो बी और डी में से, तो क्या मारोगे? बी और डी में से तुक्का मैं 62,500। यानी आप तुक्का बी पे मारेंगी, राइट? तो आपका तुक्का, जी सर। तो बी ही इसका आंसर है। लेकिन अब हम बी को एवेल्युएट करेंगे, बी निकालेंगे। देखो भाई, बात सुनो, बेचा कब है? 25 मार्च को। मैचिंग ऑर्डर क्या कहती है इंडिविजुअल की? इंडिविजुअल का सर मैचिंग ऑर्डर हमें कहता था सेम डे। सेम थिंग, फॉलोइंग 30 days and 25 मार्च को कुछ भी नहीं खरीदा है, जीरो। अगले 30 दिन सर, 25 मार्च के बाद कोई डेटा ही नहीं है, जीरो। सबका सब कहाँ पे मैच होना है इस क्वेश्चन में? साढ़े बारह जी हजार 12,500 शेयर पूल में मैच होने हैं, राइट और रॉन्ग? राइट सर। डिस्पोजल प्रोसीड कॉस्ट के लिए हम पूल बना देंगे, चार्जेबल गेन हमने तुक्का मारा हुआ है बी, तो बी आएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। पूल कैसे बनता था? कॉस्ट, या मैं पहले यूं लिखता था शेयर्स और कॉस्ट, सारी चीजें उठाऊंगा ना। सबसे पहले ये वाली, 26 अप्रैल 2012, 40,000 शेयर्स, 2,60,000 उसकी वैल्यू, खलास। फिर राइट इशू आया 19 मई 2015, वाओ, राइट इशू, राइट इशू 144 है, तो क्या मतलब, क्या सेटअप हुआ? 1/4 करेंगे अभी शेयर को, टोटल शेयर्स को सारे। कितना? 1/4 करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। टेन 10,000। थाउजेंड और राइट की प्राइस भी होती है, कितनी दी हुई है? 4%। तो 40,000 हो गया, राइट और रॉन्ग? राइट। यानी 50,000 शेयर हो गए, और अमाउंट हो गई, अल्लाह भला करे, 300,000। 300। करेक्ट? राइट। कौन नहीं है इनको, 3 मई को बोनस इशू हुआ, ओके, 145। क्या सेटअप करेंगे? 10,000 शेयर्स होंगे। कैसे करूं? 50,000 पे 1/5, तो 10, 10,000 शेयर्स। और बोनस फ्री होता है तो अमाउंट पे कोई फर्क
पड़ेगा। एम आई क्लियर? यस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब 300,000 मेरे पास कॉस्ट है, फॉर 60,000 शेयर बेचने कितने निकले हम? 12,500। तो कितनी आ गई कॉस्ट? बेचे हैं हमने 175,000 के, कॉस्ट कितनी आई? 62,500। ऑप्शन आया ना अभी कैसा? जी। नहीं, कॉस्ट कितनी आई पहले कॉस्ट तो बताओ। हाँ, कॉस्ट ही तो 62,500 है। 62,500 है। ठीक है, और चार्जेबल गेन बता दो, ऐसे ही टाइम पास के। 112,500। 100 एंड 12,500। ठीक है। अब देखो, पूछने वाले ने पूछा गेन नहीं है, अलाउेबल कॉस्ट पूछी थी, ये आ गई अलाउेबल कॉस्ट। रिक्वायरमेंट में देखो, कॉस्ट पूछी थी, ये कॉस्ट आ गई है। ऑप्शन बी फॉर बॉथ। एनी प्रॉब्लम्स? नो सर। नोट इट डाउन प्लीज। बिल्कुल सही आंसर बताया है, 100,000 टेक ओवर का ये क्वेश्चन था। बेहतरीन बेहतरीन जबरदस्त। ये हैं सीजीटी के एमसीक्यूज, और सीजीटी डेफिनेटली पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का तो लाजमी आएगा ही आएगा इंशाल्लाह। ना भी आए लेकिन 99% यही चांस होता है कि सीजीटी आएगा ही आएगा। तो इसको, ये क्वेश्चन हमने इसीलिए किए हैं कि जो हमने पढ़ा है वो आज रिकॉल हुआ है कि सीजीटी को करना कैसे है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं 137 से 157 तक। तो 47 50 अराउंड 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो होपफुली आपका ये एक रिव्यू या रिवीजन हो गया होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा।